बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट। ऑन 1 जनवरी 2011 देयर वाज अ बैलेंस ऑफ £500 इन द in an allowance for doubtful debt account, and it was decided to maintain the provision at 5% of the accounts receivable at each year end. The debtors या accounts receivable on 31st December each year were। अब इसमें हमारे पास दिए गए हैं जी अकाउंट्स रिसीवेबल 2011 के हैं 12,000, 12 के हैं 8,000 और 13 के भी 8,000। शो द नेसेसरी इंट्रीज फॉर द 3 years ended 31st December 2011 to 31st December 2013 inclusive in the following: the allowance for doubtful debt account, the income statement। अब ये ए पार्ट है और उसके बाद बी पार्ट है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना, इसका अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाने के लिए हमें ये फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास एक टी अकाउंट है जिसको लेजर भी कहते हैं। इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, डेट पर्टिकुलर और डेबिट, डेट पर्टिकुलर और क्रेडिट साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड को डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। अब हमारे पास है जी 1 जनवरी को देयर वाज अ बैलेंस ऑफ £500 इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में एक बैलेंस था, इसको ओपनिंग बैलेंस कहेंगे हम। 1 जनवरी 2011 के बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस कह देंगे 2011 का। इसमें हम लिखेंगे 2011 1 जनवरी बैलेंस बी डी 500, और उसके बाद 2011 में अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं जी हमारे पास 12,000। 12,000 थे और 5% उन्होंने इसका दिया हुआ है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज। अब 12,000 का 5% लेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा, और इसमें से बैलेंस को लेस करेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न है 500 की, जो कि बैलेंस है प्रीवियस ईयर से आया है हमारे पास 2010 से 11 में। तो वो 500 था प्रोविज़न, तो हमारे पास नई प्रोविज़न है 600 लेस ओल्ड प्रोविज़न है 500। 600 लेस 500 इज इक्वल टू 100। अब हमें 100 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस, तो हम इसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। हमारे पास सिर्फ 100 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हम 100 को इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास 600 टोटल हो जाएगी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की अमाउंट, जिसको हम एट द ईयर एंड हमने इसको 600 तक रिकॉर्ड कर लिया। और इसका बैलेंस लेंगे हम डेबिट साइड पे, जो कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा 600। इसका भी टोटल 600 आ जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस 2011 का 2012 का ओपनिंग बैलेंस होगा। ऑन 1 जनवरी बैलेंस पी टी विल बी 600। अब हमारे पास 2012 के 8,000 है अकाउंट्स रिसीवेबल, और हम परसेंटेज वही है, एक ही परसेंटेज दी हुई है 5%। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज 5%, और जब हम 8,000 का 5% लेंगे तो वो होगा 400, और उसमें से हम ओल्ड प्रोविज़न को लेस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का हमने टोटल रिकॉर्ड की थी प्रोविज़न, वो 600 थी। 400 लेस 600, तो हमें 200 हमें कम करना पड़ेगा, मीन्स के हमें लेस करना पड़ेगा, प्रोविज़न लेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास 600 थी तो हमने 400 बनानी है, तो हम इसलिए इसको 200 लेस करेंगे जो कि नेगेटिव में आ रहा है, तो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको इनकम लेंगे कि हम एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा बल्कि एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। अब ये 200 हमारी इनकम बन जाएगी, जो कि अब इसकी एंट्री क्या होगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना वो क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में
इसको डेबिट रिकॉर्ड किया 200 को, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है क्योंकि इसको पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया है। जब हमने ऊपर वाला किया था 2011 का, जिसमें हमने 100 को रिकॉर्ड किया था इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट किया था, उसमें ये एज एन एक्सपेंस था 100, तो उसमें जो इनकम स्टेटमेंट डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये वो एक्सपेंस था। अब चूँकि ये 200 एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करेंगे इसको। अब ये टोटल 600 आ गया क्रेडिट साइड पे, तो हमें बैलेंस लेना पड़ेगा डेबिट साइड पे, तो वो 400 होगा, वो भी 600 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया, वो 400 आ गया। तो हमने 400 करनी थी, तो हमारे पास बैलेंस 400 आ गया। ये प्रोविज़न नेक्स्ट ईयर में जाएगी 400, 2012 का क्लोजिंग बैलेंस, 2013 का ओपनिंग बैलेंस होगा 400, बैलेंस बीडी ऑन 1 जनवरी 2013। और 2013 में अकाउंट्स रिसीवेबल है हमारे पास, जो डेटर्स हैं 8000, और 5% इसकी प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे। 8000 का 5% वही 400, और इसमें ऑलरेडी हमने प्रोविज़न जो कि उसमें से हमें रिसीव हुई है 2012 में, वो भी 400 है, तो 400 लेस 400 इज इक्वल टू 0। ना हमें यहाँ पे एक्सपेंस करना पड़ेगा, ना ही इनकम होगी हमारी, तो जितनी प्रोविज़न ऑलरेडी थी उतनी ही हम रखेंगे, मींस के उतनी ही प्रोविज़न में कोई चेंज नहीं आएगी। तो हमारे पास 400 और बैलेंस भी डी था, और उधर भी क्लोजिंग बैलेंस भी उतना ही लेना पड़ेगा, 400 400, बोथ साइड्स विल बी इक्वल हो जाएंगी, तो हमें कोई भी बैलेंस नहीं लेना पड़ेगा, तो 400 400 हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट जो है ना वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, ये पार्ट का इनकम स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इसको। इस इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस एक्सपेंसेस करते हैं। ये देखें 2011 के एक्सपेंसेस लेस करेंगे, 2011 के एक्सपेंसेस में इनकम स्टेटमेंट हमने क्लोज किया था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितने 100 एक्सपेंस है, तो इसमें से लेस कर देंगे इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। जब एक्सपेंस होगा तो इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद 2012 में कितने थे, ये बल्कि एक्सपेंस नहीं था, ये इनकम थी, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुए थे, एज एन इनकम रिकॉर्ड किया था इसको। ये देखें ऐड रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, या ऐड डिक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, 200 इसमें ऐड होगा, ऐड ये अदर इनकम होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हम लेस एक्सपेंसेस करेंगे 2013 के लिए। 2013 में चूँकि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की अमाउंट ज़ीरो थी, तो हमें ना ही लेस करना पड़ेगा ना ही प्लस करने पड़ेगा, ज़ीरो होगा, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये ना ही प्लस ना ही लेस, ये वैसे ज़ीरो शो करवाया हुआ हमने, ये हमारे पास आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट की थी जो हमने फर्स्ट में 2011 में, इसमें से लेस हुआ है 100, और 12 में 200 प्लस हुआ है ऐड अदर इनकम, और 13 में ये कुछ भी नहीं, ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है, ज़ीरो था ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की अमाउंट। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, ऑन 1 जनवरी 2013 वेरन मेयर ओड जेसन डेलगिश 130 pounds. On 25th August 2013, Mayer was declared bankrupt. A payment of 30 penny percent in the pound was received in full settlement. मीन के 30 penny रिसीव हुआ फुल से, जो 100 में से मीन 30% वो पे करेगा
अगर उसके 130 पाउंड्स है ना, वो 30% इसका पे करेगा। द रिमेनिंग बैलेंस विल राइट ऑफ, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको हम बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर देंगे एज अ बैड डेट। राइट अप अकाउंट ऑफ वैरन मेयर इन जैसन डेलगिश लेजर। अब जैसन डेलगिश किस तरह वैरन मेयर का अकाउंट बनाएगा, इसको हम देखेंगे। वैरन मेयर का अकाउंट, उसके अकाउंट में ये है वैरन मेयर अकाउंट। अब ये कितनी थी, उसकी अमाउंट कितनी, 130 थी। अब उसके ज़िम्मे 130 थी, ये वैरन मेयर ने पे करने थे डेलगिश को। अब डेलगिश का ये एसेट है, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा इसको, ओपनिंग बैलेंस वैरन मेयर का। अब ये कितनी फुल सेटलमेंट में 30%, मीन 30 पेनी कह लें या 30% कह लें। अब चूँकि फुल सेटलमेंट में 30 पेनी, इसका मतलब 30% पे करेगा वो। अब ये 30% कितना होगा, 130 का 30% होगा 39 पाउंड्स। अब वो 39 पाउंड्स उसने दिया है, जो कि बैंक में हमने कर दिया है कि बैंक टू वैरन मेयर। वैरन मेयर जो होगा वो क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। बैंक इसलिए पर्टिकुलर कॉलम में लिखा, वैरन मेयर क्रेडिट हो जाएगा 39 से। अब चूंकि बैंक तो 39 से डेबिट हो गया, अब टोटल तो 130 थी उसकी अमाउंट। अब रिमेनिंग जो है ना, वो हम बैड डेट अकाउंट में क्लोज़ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि उसको ये मिले नहीं, वो वैरन मेयर बैंकरप्ट हो गया। अब ये देखें, जैसे ये 130 टोटल होगा, उसका डेबिट साइड पे होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट साइड पे हमारे पास लेस है अमाउंट। तो ये 91 जो पाउंड्स हैं, 191 पाउंड्स बैड डेट के तौर पे करेंगे हम रिकॉर्ड 130 उसको पूरा करने के लिए। 91 39 प्लस 91, ये 130 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस इक्वल आ जाएगा इसका, वैरन मेयर का। ये था उसका अकाउंट। थैंक यू।